हाँ देखिए बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 11 फिजिक्स विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें लंबाई का मापन टॉपिक है और भी आगे हैं टॉपिक। लंबाई के मापन में आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई के मापन में भी आपकी छोटी दूरी का मापन होता है और कुछ बड़ी दूरियां होती हैं। छोटी दूरियां जैसे परमाणु का व्यास नापना हो, ठीक है, उसकी त्रिज्या नापनी हो, नाभिक नापना हो, ये छोटी दूरी का मापन होता है। और बड़ी दूरी की मापन में आपका क्या होगा, जैसे में पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी नापना हो, दो तारों के बीच दूरी नापना हो, ठीक है, आपका चंद्रमा का व्यास नापना हो, ये सब बड़ी दूरियां हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आता है, कितनी बीच की दूरी है, तमाम बातें, ये बड़ी दूरियां हैं। तो पहले हम देखेंगे कि यह छोटी दूरी कैसे मापते हैं। छोटी दूरी का मापन, अत्यंत छोटी दूरियों का मापन, अत्यंत छोटी दूरी का मापन कैसे होगा। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। इसमें देखा जाए छोटी दूरी का मापन करने के लिए अत्यंत छोटी दूरी का मापन, जैसे अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार, हमने अभी बताया, विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इन मापों के लिए वर्नियर कैलिपर्स या पेंच मापी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनकी माप के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई? अत्यंत छोटी दूरियों के मापन हेतु प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, परंतु प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की भी कुछ सीमाएं हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी 4000 एंगस्ट्राम से, देखिएगा, 4000 एंगस्ट्राम से 7000 एंगस्ट्राम प्रकाशिक छोटी दूरी का मापन किससे भाई? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमा होती है। यह 4000 एंगस्ट्राम से 7000 एंगस्ट्राम के बीच में यह दूरी मापता है, ठीक है ना। अब ये देखा जाए प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, इसलिए प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी केवल 10⁻⁻6 मीटर तक ही यह क्या करता है, दूरी को माप सकता है। इससे कम आकार वाले कणों को इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं नापा जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता बाबू? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश पुंज की जगह पर इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करते हैं इसको मापने के लिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से छोटे कणों का आकार, दूरी मापी जा सकती है। आगे आइए देखते हैं बड़ी दूरियों का मापन कैसे करेंगे। बड़ी दूरियों का माप, बड़ी दूरियों का माप, बड़ी दूरियों की माप में यानी कि मेजरमेंट ऑफ
लार्ज डिस्टेंसेज, बड़ी दूरियों का माप। बड़ी दूरियों के माप में जैसे पर्वत की ऊंचाई, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, किसी तारे की पृथ्वी से दूरी इत्यादि, ये क्या है, बड़ी दूरी के माप होते हैं। इनको आप मीटर पैमाना से या किसी टेप की सहायता से नहीं माप सकते हैं। इसके लिए कोणीय माप की आवश्यकता होती है। किस विधि से भाई? कोणीय माप की आवश्यकता होती है। जैसे में कोणीय माप क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, हमने अभी कहा कि इनके बीच की दूरी कैसे मापते हैं भाई? कोणीय मापों की सहायता से। जैसे मान लिया जाए किसी तारे को एक सूक्ष्मदर्शी की द्वारा से देख रहे हैं, तो सूक्ष्मदर्शी के क्षैतिज और उस तारे के बीच जो कोण बनेगा इसको उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्षैतिज तल में और तारे के बीच जो कोण बनेगा उसे कौन सा? उन्नयन कोण। तो दो तारों के बीच जो उन्नयन कोण बनता है, तारों के बीच के यह कोण के डिफरेंस को, तारों की दिशाओं के बीच जो कोणों का अंतर है, इसे क्या कहते हैं? कोणीय दूरी कहते हैं। कोणीय दूरी कहते हैं। और यह क्या है? डेल्टा थीटा बराबर, अब इनके बीच देखिए यह पूरा कोण आपका क्या है? थीटा 2 है। थीटा 2 माइनस यह कोण कितना है? थीटा 1। अर्थात पूरे कोण में से इस थीटा 1 को माइनस कर देंगे तो किसके बराबर आएगा? डेल्टा थीटा के, यानी कोणीय दूरी। इन दो तारों के बीच जो यह कोण बन रहा है, यह कोणीय दूरी, इनके द्वारा यह मापा जाता है। क्लियर है? इसको मापने के लिए तमाम विधियां हैं। आकाशीय पिंडों के आकार की माप लंबन विधि द्वारा भी होता है। आगे हम देखेंगे द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन कैसे होगा? मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। देखिएगा, इसमें क्या होता है भाई? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, सपोज दैट आप इसी पर लगाएंगे, तो इस बाह्य बल का जो वस्तु होती है वह विरोध करती है। जब किसी भी वस्तु पर, यह वस्तु आपके इस पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो यह वस्तु आपके क्या है? बल का विरोध करेगी। जब विरोध करेगी अर्थात यह विरोध ही, यह बल ही क्या है? उसका जड़ता का प्रमाण होता है। जड़ता का प्रमाण का मतलब आगे देखते हैं। हाँ, तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसका जड़त्व कहलाता है। भौतिकी में आपका वस्तु का द्रव्यमान ही, क्या? भौतिकी में वस्तु का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व कहलाता है। अर्थात जो वस्तु जितनी द्रव्यमान वाली होगी उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है। यदि आपका यम द्रव्यमान की वस्तु पर F न्यूटन का बल लगाया जाए और उसमें A त्वरण उत्पन्न हो, तब आपका द्रव्यमान यम बराबर F अपान A होगा। द्रव्यमान यम बराबर F अपान A। द्रव्यमान आपके दो तरह से, एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल
Cl मास। अब जड़त्वीय द्रव्यमान में कैसे होता है? किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान किससे भाई? जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। आगे मिलेंगे आपको, विस्तार से बात होगी इस पर। आगे है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल मास, गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब देखा जाए, गुरुत्वीय द्रव्यमान में होता है किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर आरोपित होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या भाई? वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण उस पर क्या होता है? आरोपित होता है। यह वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला की सहायता से ज्ञात किया जाता है। आगे हम देखेंगे समय का मापन कैसे होता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। अब देखिए बाबू, समय के मापन के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? घड़ी का उपयोग किया जाता है। वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद अपनी स्थिति को दोहराता रहता है। वह घटना जो एक निश्चित अंतराल के, यानी नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। किसका कार्य? घड़ी का कार्य। जैसे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है ना, और सूर्य का चक्कर पृथ्वी करती है। स्वस्थ मनुष्य के दिल का धड़कन और आपका दोलन करती हुई पेंडुलम घड़ी सीजियम परमाणु के कंपन विभिन्न प्रकार की घड़ियां बनाते हैं। इनमें से ये तमाम उदाहरण जो हैं किसके भाई? घड़ी के उदाहरण हो गए। लेकिन इनमें से सीजियम घड़ी सर्वाधिक यथार्थ है। इसमें से जो है सीजियम घड़ी क्या है? सर्वाधिक यथार्थ है, क्योंकि 2 सीजियम घड़ियों में लगभग 5000 वर्ष के अंतराल में 1 सेकेंड का अंतर आता है। 5000 वर्ष के अंतराल में 2 सीजियम घड़ियों के बीच कितना? लगभग 1 सेकेंड का अंतर आता रहता है। समय मापन की कुछ विधियां भी होती हैं, जैसे सौर घड़ी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी, परमाणु घड़ियां इत्यादि। तो आगे हम अगली टॉपिक देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।